नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक गहलोत, एसडीएम खरगोन। आज कोरोना के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें आप लोगों के सामने बताने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। एक अभियान हम लोगों ने शुरू कर रहे हैं जिला प्रशासन खरगोन की ओर से, वॉर अगेंस्ट कोरोना। अब कई लोगों के दिमाग में ये सब भी चल रहा होगा कि अब तो वॉर अंतिम चरण में है, यानी कि अब तो लॉकडाउन कब खुलेगा, 17 मई के बाद कौन कौन सी सुविधाएं मिलेंगी। संभवतः हर कोई उम्मीद कर रहा है कि प्रशासन इन प्रश्नों के जवाब दें, लेकिन मैं आपके सामने खरगोन की पहले वास्तविक स्थिति क्या है उन सब के बारे में आप लोगों को मतलब जो वस्तु स्थिति है उससे पहले अवगत कराना चाहूंगा। सबसे पहले देखने की बात यह है कि हमारे खरगोन जिले में हमने लगभग बहुत एग्रेसिवली सैंपलिंग की और हम 1000 से ज्यादा सैंपलिंग अभी तक कर चुके हैं। सैंपलिंग करने के मुख्य कारण जो रहे हैं कि चाहे विदेश से, इंदौर से या अन्य संक्रमित क्षेत्रों से जो व्यक्ति आए हैं, उन लोगों की हमने सैंपलिंग यहाँ पर की है। इसके बाद से उन सैंपलिंगों में से अगर कोई पॉजिटिव आता है तो उसके जो हाई रिस्क और लो रिस्क कॉन्टेक्ट रहे हैं, उन लोगों की हमने, उन संपर्कित जो व्यक्ति रहे हैं उन लोगों की हमने सैंपलिंग की है। उन सैंपलिंग के परिणाम स्वरूप हमने देखा है कि खरगोन जिले में एक एक व्यक्ति द्वारा जो है, हमने देखा है कई जगह पर 6 लोगों को, कई जगह पर 8-9 लोगों को, कई जगह 20 से 25 लोगों को संक्रमित किया गया है। यानी एक लंबी चेन श्रृंखला हमको खरगोन में देखने के लिए मिली है। इसके अलावा हम लोगों ने देखा है कि मात्र 30-40 किलोमीटर अगर कोई व्यक्ति किसी संक्रमित व्यक्ति को बाइक से छोड़ने भी गया है तो उसका पूरा परिवार कोरोना की चपेट में आ गया है। इसके अलावा हमने ये भी देखा है कि मात्र केवल एक गुटखा शेयर कर लिया अगर किसी ने किसी के साथ, तो भी कोई पॉजिटिव हो गया है। कई जगह ये भी देखने के लिए मिला है कि अगर एक नाई ने एक संक्रमित व्यक्ति के अगर बाल काटे हैं और उसके बाद अगर उसी टॉवल का उपयोग करते हुए उसने कई लोगों के बाल काट दिए तो वो सब भी संक्रमित हो गए हैं। ये स्थितियां हैं खरगोन में। इसके अलावा हमने देखा है कि कुल मिला के 8 हमारे यहाँ मृत्यु हुई हैं, लेकिन लगभग सभी मृत्यु का कारण कुछ ना कुछ गंभीर बीमारियां रही हैं, जैसे कैंसर हुआ, लिवर की बीमारी हुई, हार्ट, डायबिटीज आदि महत्वपूर्ण कारण रहे हैं। अधिकांश मृत्यु जो है वो अधिक उम्र के लोगों की हुई है और इसमें से 3 केस ऐसे हैं जहां पर जो है पुत्र द्वारा अपने जो है वो पॉजिटिव होकर कहीं से आया है और उनके माता या पिता कोई ना कोई उसमें संक्रमित हो गए और उनकी मृत्यु हुई है। तो ये एक सिनेरियो है और अभी आप लगातार देख रहे हैं, जब मैं ये जो है वीडियो बना रहा हूं उस स्थिति में भी लगातार हमारे जिले में कहीं से प्रवासी मजदूर आ रहे हैं और संक्रमण का खतरा मतलब मेरे हिसाब से तो कहीं भी समाप्त नहीं हुआ है। तो अब स्थितियां इतनी गंभीर अगर हैं तो सबके मन में आता है कि क्या अब हमें लॉकडाउन कंटिन्यू करना होगा, क्या हमें इसकी जो सीमा है उसको और बढ़ाना होगा, क्या सख्ती को और करना होगा। तो पहले तो मेरी मानना यह है कि हम जब भी इस बात को सोचें तो मान के चलें कि हमारे आसपास संक्रमितों की संख्या रिलेटिवली बहुत ज्यादा है जितना हम सोच रहे हैं, क्योंकि संक्रमण आपने देखा किस प्रकार से एक श्रृंखला के रूप में सबको चपेट में ले लेता है। तो इसलिए जब भी हम बाहर निकलते हैं तो हमें मान के चलना होगा कि हमारे आसपास कई सारे संक्रमित व्यक्ति हैं। तो क्या अब हम घर से निकलना बंद कर दें? क्या हम अपने सामाजिक जीवन, अपने सामान्य जीवन को लौट नहीं पाएंगे? तो मेरा यह मानना है और हम सबका यह मानना है कि अब हमें कोरोना के साथ जीवन जीने की आदत डालनी होगी। यानी अब हमें अपने सामान्य जीवन में, चाहे वो ऑफिस का हो या कहीं का भी हो, हमें उसमें ऐसे परिवर्तन बहुत तेजी से करने होंगे, उन प्रोटोकॉल्स को सीखना होगा कि हम कोरोना के साथ में अपने जीवन की शुरुआत कर सकें, क्योंकि लॉकडाउन बहुत लंबे समय के लिए नहीं हो सकता। और मुझे ये पूरा विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा अगर लॉकडाउन की शुरुआत की गई थी तो उनका उद्देश्य भी ये था कि हम इस कर्व को फ्लैट कर सकें। यानी जब तक कि वैक्सीन हमारी डेवलप नहीं हो जाती तब तक कोरोना को समाप्त कर देने जैसी बातें करना जो है मुनासिब नहीं है, बल्कि वास्तविकता यह है कि सारे उद्देश्य ये थे कि हम जो हाई पीक हमारा बहुत जल्दी आने की संभावना थी उसको हम फ्लैटन कर रहे हैं, यानी हमारा पीक थोड़ा सा लेट आएगा। लेकिन अगर जब तक वैक्सीन डेवलप नहीं होता है तब तक इसका खतरा लगातार बना रहेगा और हम लगातार जो है लॉकडाउन भी नहीं कर सकते, इसलिए अब हमें उसके साथ जीना सीखना पड़ेगा।
तो उसके साथ जीना कैसे है, कैसे अपने आप को उसके साथ में एडजस्ट कर सकते हैं, उसके लिए आगे की स्लाइड्स हैं। सबसे महत्वपूर्ण है, अगर कोरोना के साथ जीना है तो हमें सुरक्षा अपनानी होगी। यानी सुरक्षा की हम बात करें तो सबसे पहले सुरक्षा की बात स्वयं से आती है, यानी हमको पहले खुद की सुरक्षा करना है। अब खुद की सुरक्षा कैसे की जा सकती है? साथियों, अगर कोरोना हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो उसका 3 स्रोत ही होते हैं, नाक, मुंह और आंख। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण बात है कि हमें नाक, मुंह और आंख को बार बार छूने से बचना चाहिए। यानी बहुत इरिटेशन, कई बार हमारी आदत होती है नाक, मुंह और आंख को छूने की, तो उसको छूने के पहले अपने हाथ को अच्छे से साबुन से धो लें, उसके बाद ही छुएं। यानी किसी भी प्रकार से इसे ना छुएं। दूसरा महत्वपूर्ण है कि हर 2 घंटे में साबुन से अपने हाथ धोएं, क्योंकि सबसे ज्यादा हम किसी को टच करते हैं तो हाथों के माध्यम से ही करते हैं। तो अपने हाथों को लगातार बार बार जहां भी मौका मिले हमें अपने हाथों को साबुन से धोना चाहिए। तीसरा, हमें मास्क लगा के रखना चाहिए। मास्क का उद्देश्य यही है कि अगर सामने कोई संक्रमित व्यक्ति है और वो आपके संपर्क में आता है, तो अगर मास्क लगा के रखा है तो हमारा संक्रमण का खतरा बच जाता है। तो सबसे पहला सुरक्षा उपाय स्वयं के लिए है, यानी स्वयं को, अपने आप को कोरोना से बचाना है। अब इसके बाद दूसरी श्रेणी में हमारा आता है परिवार। यानी हम किसी आवश्यक कार्य से, चाहे शासकीय, अशासकीय, किसानी के लिए, व्यापार के लिए या किसी भी उद्देश्य से हम अगर घर के बाहर निकलते हैं, तो जब वापस हम घर में आते हैं तो उस समय हमारे लिए जिम्मेदारी हो जाती है कि हम अपने परिवार की सुरक्षा करें। तो परिवार की सुरक्षा करने का सबसे सही तरीका यही है कि जब भी हम घर पर आए तो अपने कपड़े जो हैं वो खुद सर्फ की बाल्टी में डालें, यथासंभव अगर संभव हो सके तो उसे धोएं भी, और प्रॉपरली अच्छे से नहाकर, साबुन से अच्छे से नहाकर घर के अंदर प्रवेश करें। क्योंकि आपने नाक, मुंह और आंख तो देखा, ऊपर हमने ढक लिया, बंद कर लिया, लेकिन हमारे शरीर के कपड़ों में भी कहीं भी हो सकता है। क्योंकि हमने एक एग्जाम्पल देखा था पीछे कि एक व्यक्ति एक संक्रमित व्यक्ति को बाइक से कहीं छोड़ता है और जब वो घर जाता है तो अपने कपड़े शायद वो इधर उधर रख देता है, जिससे उसकी वाइफ पॉजिटिव हो जाती है और वो खुद पॉजिटिव होने से बच जाता है। यही हमने नाई के केस में भी देखा कि नाई खुद पॉजिटिव नहीं होता है, लेकिन उसने जो टॉवल था, जिस टॉवल से उसने सबके जो है शेविंग करने के बाद मुंह साफ किया होगा, वो सब पॉजिटिव हो जाते हैं। तो सबसे पहला प्रोटोकॉल तो यही है कि घर जाने के बाद अपने कपड़े खुद सर्फ की बाल्टी में डालें और अच्छे से नहाएं और उसके बाद घर में प्रवेश करें। दूसरी बात, झूठा खाने और खिलाने से बचें। हम सामान्य रूप से ये कहते आए हैं कि झूठा खाने से प्यार बढ़ता है, लेकिन अब ये देखने में आ रहा है कि झूठा खाने खिलाने से कोरोना भी बढ़ता है। तो हमें 1 गिलास से पानी पीना, 1 कटोरी में कुछ खाना, 1 चम्मच से खाना, इन सबको अवॉइड करना पड़ेगा। विशेष रूप से हमारे परिवार में भी अवॉइड करना पड़ेगा। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि हम अगर जो मास्क लगाते हैं, चूंकि अब हम देख रहे हैं धीरे हम जीवन शुरू करेंगे, तो घर के लगभग सभी सदस्य या जितने जवान सदस्य हैं वो सब तो घर के बाहर निकलेंगे। तो उस स्थिति में हमारा मास्क जो है, टॉवल जो है और इस तरह की जो भी चीजें हम मुंह से लगा के यूज करते हैं, उन सबके हमें अलग अलग सबको रखना पड़ेगा, उपयोग करना पड़ेगा। यानी घर में मास्क भी हैं तो सब चाहें तो अलग अलग रंग के मास्क बना लें या मास्कों पर लिख लें, क्योंकि हम अगर कपड़े के मास्क का उपयोग करते हैं तो अलग अलग रंग का बना लें ताकि सबको पता रहे किसका कौन सा मास्क है। क्योंकि एक दूसरे का मास्क का उपयोग करने से भी हम अपने परिवार में इस कोरोना का संक्रमण दे सकते हैं। तीसरा जो महत्वपूर्ण वो है कि घर में जो बुजुर्ग हैं, हमारी गर्भवती महिलाएं हैं, बच्चे हैं या बीमार व्यक्ति हैं, इनकी सुरक्षा करना। क्योंकि साथियों, आपने देखा, जैसे पिछली स्लाइड में हमने बताया है कि जो मृत्यु की संभावना होती है वो उन्हीं व्यक्ति को होती है जो या तो बुजुर्ग हैं या पूर्व से किसी बीमारियों से ग्रसित हैं। तो उन्हें बचाना हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मोर्टालिटी यानी मृत्यु दर में वही लोग शामिल होंगे। तो इसके लिए जरूरी है कि हम उनसे सुरक्षित दूरी यानी 2 गज की दूरी का पालन करें। अति महत्वपूर्ण स्वास्थ्य स्थिति के अलावा उनको घर से ना निकलने दें। यानी उनके लिए दवाई लानी है तो आप लाकर दे दीजिए, उन्हें बाहर ना निकलने दें। जब उनकी तबीयत खराब होती हो, डॉक्टर को दिखाना है, तो पूरी सुरक्षा उपायों के साथ में उन्हें घर से बाहर निकालें। तीसरा महत्वपूर्ण यह है कि सूखी खांसी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ या अन्य कोई लक्षण जैसे ही आता है तो तुरंत सरकारी डॉक्टर को दिखाएं। मेरा फिर से यह विनम्र निवेदन है कि किसी भी स्थिति में किसी प्राइवेट डॉक्टर के पास ना जाएं, क्योंकि प्राथमिक रूप से हमारे अभी तो सारे प्राइवेट क्लिनिक्स बंद हैं, लेकिन हमने जो प्राइवेट हॉस्पिटल भी खोले हैं तो वहां भी हमने ट्रायज की व्यवस्था की है। यानी एक फीवर ओपीडी वहां पर होगी ताकि वो प्रारंभिक जांच इसकी हो सके, और अगर इस तरह के लक्षण आए हैं तो वो भी आपको ट्रीट नहीं करेंगे। आप सीधे जो है
अन्य किसी को दिखाने के बजाय सरकारी डॉक्टर को दिखाएं। अब हमने आती है इलाज की। एक तो हमने ये देख लिया कि हमको किस तरह से सुरक्षा खुद की करनी है। अब मुद्दा आता है इलाज का। अब ये सारी सुरक्षा करने के बाद भी ये स्थिति बन सकती है कि किसी न किसी कारण से, किसी न किसी परिस्थितियों के वश हम लोग जो है किसी संक्रमित व्यक्ति से बिना सुरक्षा उपाय के संपर्क में आ गए। अगर कोई ऐसी ये सबसे नहीं है, सांस लेने में तकलीफ नहीं है, या इस तरह के कोई लक्षण अगर नहीं है, तो इसका सबसे सही तरीका यह है कि हम जो है 14 से 28 दिनों के लिए खुद को घर के किसी कमरे में अलग थलग रख लें और किसी के संपर्क में ना आए, ठीक है, ताकि हमारा परिवार संक्रमित होने से बच सके। दूसरा महत्वपूर्ण यह है कि अगर ऐसा लगता है कि हमारे घर में इतने कमरे नहीं हैं कि हम सुरक्षित अपने आप को और अपने परिवार को रख सकें, तो उस स्थिति में हमारी जिम्मेदारी ये होती है कि हम संबंधित पंचायत या नगर पालिका को सूचित कर दें और किसी सरकारी भवन में अलग थलग कमरे में रह लें। अब दूसरी स्थिति यह बन सकती है कि हो सकता है आपको कोई सूखी खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ या इनमें से कोई लक्षण अगर आते हैं, तो उस स्थिति में महत्वपूर्ण यह है कि हम तुरंत ब्लॉक के या जिला स्तर के किसी भी सरकारी अस्पताल में तुरंत दिखा दें। क्योंकि साथियों, महत्वपूर्ण यह है कि लक्षणों की जितनी जल्दी हम पहचान कर लेंगे और सरकारी अस्पताल में इलाज शुरू कर देंगे, उतनी ही जल्दी हम किसी की जान को या अपनी जान को बचा सकते हैं। अब जहां तक बात ये इलाज की हो गई, अब महत्वपूर्ण यह है कि जैसे मैं आपको पहले कहा था कि अब हमको अपने सामाजिक आर्थिक जीवन की शुरुआत करनी है और शुरुआत कोरोना के साथ करनी है। तो क्या इन सुरक्षा उपायों के साथ में हम रहते हुए अपने सामाजिक आर्थिक जीवन की शुरुआत कर सकते हैं? हमने देखा कि एक व्यक्ति ने 6 को, 8 को, 22, 25 लोगों को तक को संक्रमित कर दिया। लेकिन इसके साथ में ही हमारे पास इस प्रकार के उदाहरण भी हैं कि विदेश से कोई अपना संक्रमण लेकर आता है किसी गांव में और स्वयं को बढ़िया सुरक्षित तरीके से अपने कमरे में रखता है, नीचे बाल्टी लटकाता है, सारा सामान उससे प्राप्त करता है, भोजन वगैरह की सारी दूरी रखता है और इस पूरी प्रक्रिया में वो अपने परिवार की, अपनी पत्नी, बच्चे सहित किसी को भी संक्रमित नहीं करता। तो मतलब ये बात तो सही है कि अगर हम सुरक्षात्मक उपाय रखते हैं, अगर हम प्रॉपर प्रोटोकॉल को पालन करते हैं, तो इसके साथ में रहते हुए भी हम संक्रमण को कम से कम कर सकते हैं। तो अब सामाजिक आर्थिक जीवन की शुरुआत कैसे होगी? यानी हम अगर कहीं खेती किसानी करते हैं, व्यापार करते हैं, निजी अथवा सरकारी ऑफिस में जाते हैं, तो ये कार्य करते समय हमको खुद की सुरक्षा के नियमों का पालन करना है। खुद की सुरक्षा के नियमों का मतलब बड़ा स्पष्ट है कि हम अपनी आंख, नाक, मुंह को ना छुएं, मास्क लगा के रखें, आदि आदि। इसके अलावा आपने बहुत सारे आजकल व्हाट्सएप पर वीडियो भी चल रहे हैं, वो भी हम लगातार शेयर करेंगे कि ऑफिस का सेटअप कैसा होना चाहिए, हमारे सरकारी या निजी ऑफिस या हम कार्य करते हुए कैसे सुरक्षात्मक उपायों का पालन कर सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण यह है कि जब भी हम आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी करने के लिए निकलते हैं, चाहे घर से, गांव से, मोहल्ले से, तो कोशिश करें कि एक ही व्यक्ति जाए तथा सुरक्षित दूरी यानी 2 गज की दूरी का पालन करें तथा होम डिलीवरी को जो है प्राथमिकता दें। अगर हम ये कर पाते हैं तो जो है हम जो है भीड़ बढ़ने से रोक सकते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण यह है कि कम महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक जो कार्यक्रम है, भीड़ संभावित स्थान है, उन सबको अवॉइड करें, उन जगहों पे ना जाएं। और चौथा महत्वपूर्ण यह है कि लंबी दूरी की यात्रा हम लोग ना करें। तो अब साथियों, महत्वपूर्ण यही है कि आने वाले समय में येन केन प्रकार किसी भी स्थितियों के चलते हुए हमको अपने सामाजिक आर्थिक जीवन की शुरुआत करनी है। लेकिन अब हमको ये मान के चलना है कि जैसा इस लॉकडाउन से पहले की स्थिति थी, जो सामान्य जीवन हम सब लोग जी रहे थे, वैसा हम जीवन आने वाले समय में नहीं जी पाएंगे। हमको अपने जीवन में, हमको अपने जीवन जीने के तरीकों में, लोगों से मिलने जुलने के तरीकों में परिवर्तन करना होगा। यानी स्कूल का स्थान कुछ समय के लिए ई क्लासेस ले लेंगे, ऑफिसों में हमको अपना एक कुछ सेपरेसी बना के रखनी पड़ेगी। हमको हमेशा हर 2 घंटे में हाथ धोने के लिए ऑफिस में, सामान्य जितने भी हमारे जो बस स्टैंड हैं, हमारे जितने भी सरकारी ऑफिस, प्राइवेट ऑफिस हैं, इन सब स्थानों पर हमको हाथ धोने के जो है उपकरण लगाने होंगे ताकि हम समय समय पर हाथ धो सकें। तो साथियों, इस जो पूरे वीडियो का उद्देश्य है बड़ा स्पष्ट है। हमारा उद्देश्य बस यही है कि
आने वाले समय में चाहे 17 मई को हो या उसके बाद में हो, हम लोग लॉकडाउन खुलने के पहले कोरोना के साथ जीवन किस प्रकार से जिया जाए इसको हम सीख लें। इसके दो उद्देश्य हैं। एक तो हम कोरोना से का डर हमारे अंदर समाहित करें ताकि हम वास्तविकता में समझ सकें कि ये चीजें खत्म नहीं हुई हैं। और दूसरा, जब एक बार डर आ जाएगा तो डर के आगे जीत है, यानी डर एक बार आ गया तो उसके बाद हमको इस बात को समझना होगा कि अब जो है हम कोरोना के साथ भी कैसा जीवन जी सकते हैं। तो इसके लिए है कि अब उसके लिए घबराने की भी आवश्यकता नहीं है। आने वाले समय में प्रोटोकॉल भी परिवर्तित हो रहे हैं। किसी कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति को हम होम क्वारंटाइन भी करा रहे हैं, तो उससे भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है कि मेरे पड़ोस के मकान में कोई कोरोना का व्यक्ति रह रहा है तो मुझे डरने की जरूरत है, या मेरी कॉलोनी में कोई कोरोना का व्यक्ति रह रहा है तो मुझे डरने की जरूरत है। आवश्यकता यह है कि 14-15 दिन में, मैक्सिमम 28 दिन में कोरोना अगर आपके शरीर में आया है या किसी के भी शरीर में आया है तो अपने आप समाप्त हो जाता है। वो उसके लक्षण भी समाप्त हो जाते हैं और उसकी इफिशियंसी भी समाप्त हो चुकी होती है। तो अब जो कोरोना की लड़ाई जीतने के बाद जो अस्पतालों से अपने घरों में जा रहे हैं, उनके साथ भी हमें सामान्य व्यवहार करना है। दूरी बना के सबको, चूंकि सभी से दूरी बना के रखनी है, तो उनके साथ भी जो होम क्वारंटाइन का समय दिया हुआ है उसके लिए वो भी दूरी बना के रखें, आप भी उसमें सहयोग करें। यानी अब जो सोशल स्टिग्मा था, यानी एक जो छाप थी कि कोरोना है मतलब बहुत खतरनाक चीज है, वो खतरनाक तो है ही साथियों, क्योंकि वो हमारे जितने भी कोमॉर्बिड लोग हैं, बुजुर्ग हैं, बीमारी से पीड़ित हैं, उन सब के लिए, जान के लिए खतरा तो है ही। लेकिन फिर भी हमको अब कुछ ऐसे प्रयोग करने होंगे ताकि जितने हमारे प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उनको भी सहयोग कीजिए, काम दीजिए। लेकिन जो प्रोटोकॉल है खुद की सुरक्षा के लिए, परिवार की सुरक्षा के लिए, बुजुर्ग, महिलाओं और बीमार व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए, उन सबको पालन करें। अब मैं उम्मीद करूंगा कि धीरे धीरे ये वीडियो हम लोग शेयर करेंगे ताकि सब लोग इस बात को सीख सकें। इसके लिए हम अपने जिले में जिस प्रकार से निर्वाचन होता है, हमारे सारे मतदान केंद्र 1600-1700 मतदान केंद्र होते हैं, तो उन सब मतदान केंद्रों में हमारे जिले के कलेक्टर श्री आदरणीय गोपाल डाट साहब ने एक पूरा प्रोग्राम बनाया है कि हर मतदान केंद्र में 2-2 लोगों की ड्यूटी लगाई जाएगी ताकि सभी मतदाताओं को, सभी लोगों को, सारे जो है सामाजिक संगठन है, राजनीतिक संगठन है, उन सबके सहयोग से लोगों को इस बारे में अवगत कराया जा सके, इस बारे में ट्रेनिंग दी जा सके कि हम कोरोना के साथ में अपना जीवन कैसे जी सकते हैं। आप सब लोगों ने इस वीडियो को सुना और मैं उम्मीद करूंगा कि स्टे होम स्टे सेफ के साथ में हम स्टे एट मार्केट प्लेस, स्टे एट शॉप्स, स्टे एट ऑफिस, लेकिन उसके बाद भी स्टे सेफ, हम मतलब सुरक्षित रूप से सारी सामाजिक आर्थिक गतिविधियों को शुरुआत करते हुए भी हम लोग खुद को सुरक्षित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।